हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के आखिरी 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। वहीं पिछली वीडियो में हमने इसके 4 एपिसोड की कहानी को जाना था। अब अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो की एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। अब एपिसोड 4 के लास्ट सीन में हमने देखा था कि हॉपर को हॉकिंस लैब के लोगों के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही विल की बॉडी को चेक करता है, जो कि एक नकली बॉडी थी। ये देखने के बाद हॉपर तुरंत ही हॉकिंस लैब के अंदर छानबीन करने के लिए पहुंच जाता है। हॉपर किसी तरीके से छुप करके हॉकिंस लैब के बेसमेंट में आ जाता है। अब वहाँ की छानबीन करते हुए वो तुरंत एक कमरे में पहुँचता है। कमरे के अंदर पहुँच करके हॉपर देखता है कि वहाँ पर कोई तस्वीर लगी थी, जो कि किसी बच्चे की ड्राइंग होती है, जो देख करके हॉपर ये समझ जाता है कि यहाँ पे बच्चों को बंद करके रखा जाता है। जिसके बाद हॉपर यहाँ से निकल करके बाहर जाता है और जब वो आगे बढ़ता है तब आगे का नजारा देख करके वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने वही टेंटिकल वाला दरवाजा होता है। अब ये देख करके हॉपर के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं, जो कि एल के साथ में होते हैं। और अब ये तीनों एक बार फिर से एल से सवाल करते हैं कि आखिर विल कहाँ पे छुपा है, क्योंकि अब तक उन्होंने जहाँ पर भी ढूंढा वहाँ पर विल नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर एल इन तीनों को लेकर के विल के ही घर पे क्यों गई थी, जो सुन करके अब इन तीनों के भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे डस्टिन बताता है कि अपसाइड डाउन यानी उल्टी दुनिया, यानी कि एल के हिसाब से विल जहाँ पे भी फंसा है वो एक उल्टी दुनिया है। अब ये सुन करके माइक को याद आता है कि जब एल पहली बार विल के बारे में बता रही थी तब उसने बोर्ड गेम को उल्टा कर दिया था, जिसके हिसाब से एल उन्हें यही बताना चाहती थी कि विल जहाँ पे भी फंसा है वो हॉकिंस का ही एक इविल डार्क साइड है। अब ये जानने के बाद हमें समझ में आता है कि हॉकिंस लैब के अंदर जो अजीब दरवाजा है वो शायद अपसाइड डाउन में जाने का ही रास्ता है। वहीं अब तक हमें ये नहीं पता चला है कि आखिर ये दरवाजा कैसे खुला। इसके बारे में आपको आगे के सीजन में पता चल जाएगा। वहीं अब इन तीनों को अपसाइड डाउन के बारे में पता चल गया था, जिसपे अब लूकस एल से सवाल करता है कि क्या विल से बात करने का कोई तरीका है, लेकिन इस बात का एल कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के जॉयस की तरफ मुड़ जाती है, जो कि अपने एक्स हस्बैंड लोनी के साथ में होती है। तभी वहाँ पे जोनाथन आ जाता है और अब लोनी जोनाथन से बोलता है कि अपनी माँ को यहाँ से लेकर के मेरे शहर में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अब ये सुन करके जोनाथन को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जॉयस इन सभी लोगों को शांत करती है, क्योंकि उन्हें विल के फ्यूनरल के लिए जाना था। जिसके बाद ये सभी लोग तैयार होकर के विल के फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस अपनी फैमिली के साथ आते हैं। वहीं अगले सीन में हम हॉपर को देखते हैं, जिसकी नींद अचानक अपने ही घर में खुलती है। अब नींद से उठने के बाद उसे अपने गले पे कोई चुभन महसूस हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब वो हॉकिंस लैब के अंदर होता है तभी अचानक रेडिएशन सूट में कोई आदमी उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब उसकी आंखें यहाँ पे खुलती हैं और अब हॉपर बाहर आकर के उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी हॉपर घर के अंदर आकर के सभी चीजों की छानबीन करने लगता है। तभी हॉपर को अपने घर के अंदर माइक्रोफोन लगे हुए मिलते हैं, यानी कि हॉकिंस लैब के लोगों ने इनके घर में माइक्रोफोन फिट किए थे ताकि वो इनकी बातों को आसानी से सुन सके। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं, जो कि अब उस क्रीचर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जोनाथन नैन्सी को बताता है कि हमें उस क्रीचर को पूरी तैयारी के साथ पकड़ना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं अगले सीन में हम जॉयस को देखते हैं, जिसके घर पे सभी लोग आए हुए थे। यहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस की मुलाकात उनके टीचर मिस्टर क्लार्क से होती है। यहाँ पे वो तीनों मिस्टर क्लार्क से अपसाइड डाउन के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे माइक का कहना होता है कि अपसाइड डाउन में जाने का कोई रास्ता है। अब ये सुनकर के मिस्टर क्लार्क उन तीनों को बताते हैं कि अपसाइड डाउन एक रियलिटी नहीं बल्कि एक थ्योरी है। जिसके बाद मिस्टर क्लार्क उन तीनों को एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं कि एक रस्सी है जिसके ऊपर एक कलाबाज है, जो कि करतब दिखा रहा है। अब वो कलाबाज रस्सी के आगे भी जा सकता है और पीछे भी, लेकिन वो रस्सी के नीचे नहीं चल सकता है। वहीं उस कलाबाज के सामने उसी रस्सी पर एक चींटी है कि वो चींटी रस्सी के आगे भी जा सकती है और पीछे भी। वहीं वो रस्सी के निचले हिस्से में भी आसानी से जा सकती
है। अब ये सुनकर के डस्टिन मिस्टर क्लार्क से सवाल करता है कि अगर हमें अपसाइड डाउन में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। यहाँ पे मिस्टर क्लार्क का कहना होता है कि अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलने के लिए हमें ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन अब तक इंसान इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया है। और अगर कभी इंसान इतनी एनर्जी जनरेट कर लेता है तो वो टाइम और स्पेस के अंदर एक बड़ा सा होल बना देगा, जो कि अपसाइड डाउन में जाने का एक रास्ता हो सकता है। अब ये सुनने के बाद वो तीनों मिस्टर क्लार्क से सवाल करते हैं कि अगर वो दरवाजा पहले ही खुला हो तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा। जिस पे मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि अगर वो दरवाजा पहले से ही मौजूद होगा तो वो पृथ्वी के टाइम और स्पेस और ग्रेविटी में अड़चन डालेगा। और इतना पता चलने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि उस क्रीचर से निपटने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पे स्टीव आ जाता है और वो नैन्सी से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्टीव नैन्सी को कहीं घूमने चलने को बोलता है, लेकिन यहाँ पे नैन्सी इसके लिए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि अब लोनी के साथ लड़ रही थी, क्योंकि उसे पता चलता है कि लोनी यहाँ पे विल के फ्यूनरल के लिए नहीं बल्कि उसके इंश्योरेंस के पैसों के लिए आया था, जिसकी वजह से जॉयस अब उसे वहाँ से धक्के मार के भगा देती है। वहीं अगले सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि एल से अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे एल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी डस्टिन सभी को बताता है कि जैसा कि मिस्टर क्लार्क ने कहा कि अगर वो दरवाजा पहले से मौजूद है तो हमारा कंपास उस गेट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेल फंक्शन करने लगेगा, लेकिन हम अगर उसी कंपास के सही डायरेक्शन के बजाय उसके उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं तो हम गेट तक पहुंच सकते हैं। जो बात सुन करके अब ये आइडिया सभी को पसंद आता है, इसीलिए वो लोग कंपास लेकर के उस गेट को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अब बातचीत के दौरान माइक नोटिस करता है कि एल काफी ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पे एल परेशान इसलिए होती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ये लोग दरवाजे तक पहुंच गए तो इन तीनों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एल को अपसाइड डाउन के बारे में पहले से पता था और ये बात वो इन तीनों से छुपा रही थी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एल के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल एक बार फिर से हॉकिंस लैब में होती है और एक बार फिर से उसके साथ वही माइंड वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और इस बार एल अपने आप को उन्हीं गैजेट के साथ पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई देती है। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट समय में आती है और अब एल उन तीनों को वहां से वापस चलने को बोलती है, लेकिन यहाँ पे माइक एल की बात नहीं मानता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन उस क्रीचर को जंगल के अंदर ढूंढ रहे थे। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि तुरंत ही जॉयस के पास पहुंचता है और वहां पहुंच करके वो जॉयस को बताता है कि क्योंकि वो विल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉयस हॉपर से सवाल करती है कि वो आखिर कौन है, पर यहाँ पे हॉपर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे हॉपर जॉयस को बताता है कि उन्होंने मेरे कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा फिट किया था ताकि वो मेरे ऊपर नजर बनाए रखें। अब ये सुन करके जॉयस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे हॉपर जॉयस को बताता है कि वो हमेशा से सही थी और विल की जो लाश उन्हें झील में मिली वो असली नहीं थी बल्कि एक नकली लाश थी। अब ये सुनने के बाद जॉयस एक बार फिर से राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। वहीं अगले ही सीन में माइक, डस्टिन और लूकस उस दरवाजे को ढूंढ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अब ये देख करके उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इस बात को लेकर के उन तीनों में बहस हो जाती है। उसी दौरान लूकस की नजर एल के हाथों पे पड़ती है जिसके ऊपर खून लगा था, जो देख करके लूकस समझ जाता है कि एल अपने सुपर पावर का यूज करके कंपास को गलत डायरेक्शन में ले जा रही थी। अब इस बात का पता जब माइक को चलता है तब वो एल से पूछता है, जिस पे एल बताती है कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये जानने के बाद लूकस एल के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वहीं माइक उसे रोकता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं एल इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी पर ये दोनों रुकने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक गुस्से में एल चिल्लाती है, जिसकी वजह से लूकस हवा में उड़ करके पास ही के दीवार से टकरा जाता है। माइक और डस्टिन तुरंत ही लूकस को संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जिसे एक बार फिर से कोई मेमोरी फ्लैश आता है, जिसमें वो अपने आप को एक खाली जगह पे पाती है जहाँ पे उसे आसपास वही क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो डर करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जो कि अब इन सभी चीजों की वजह से इन लोगों से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक और डस्टिन नोटिस करते हैं कि एल भी वहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे माइक और डस्टिन एल को काफी
आवाज लगाते हैं पर वो आसपास मौजूद नहीं थी। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं जो कि रात के वक्त जंगल में उसी क्रीचर को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक नैन्सी को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब एक पेड़ के पास उन्हें एक हिरन की लाश दिखाई देती है। ये देख करके ये दोनों समझ जाते हैं कि वो क्रीचर आसपास ही मौजूद है। ये जानने के बाद ये दोनों उस क्रीचर को आसपास ढूंढने लगते हैं। वहीं जब नैन्सी आसपास की चीजों को देख रही थी तभी एक पेड़ के अंदर उसे कोई अजीब सा रास्ता दिखाई देता है, जो देखने के बाद नैन्सी बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो वहाँ के अजीब जगहों को नोटिस करती है। यहाँ पे नैन्सी देखती है कि ये जगह देखने में एकदम उसी जंगल जैसी होती है पर यहाँ पे वही टेंटिकल्स फैले थे। और जब नैन्सी आगे बढ़ती है तभी उसे अपनी आंखों के सामने वही क्रीचर किसी जानवर की लाश को खाते हुए दिखाई देता है, जो देख करके अब नैन्सी बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं वो क्रीचर नैन्सी का पीछा करने लगता है। वहीं नैन्सी अपनी जान बचाने के लिए जोनाथन को आवाज लगाती है और ये आवाज जब जोनाथन को सुनाई देती है वो आसपास नैन्सी को ढूंढने लगता है पर उसे नैन्सी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर का रास्ता अचानक से बंद होने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि उसी क्रीचर से डर के भाग रही थी। यहाँ पे नैन्सी किसी तरीके से उस पेड़ तक पहुंच जाती है और तभी जोनाथन की नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ जाती है। अब इससे पहले कि वो क्रीचर नैन्सी को ले जा पाता, जोनाथन किसी तरीके से नैन्सी को बचा करके वापस खींच लेता है, जिसकी वजह से नैन्सी की जान बच जाती है। जिसके बाद सीन कट होकर के जॉयस और हॉपर की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे जॉयस और हॉपर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और अब छानबीन के दौरान हॉपर को पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर की एक वाइफ थी जिसका नाम टेरी आइस था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम जेन होता है। अब यहाँ पे टेरी आइस का कहना होता है कि उसकी बेटी जेन काफी अलग है और उसके अंदर कोई सुपर पावर मौजूद है। ये जानने के बाद हॉपर और जॉयस को लगता है कि शायद विल के गायब होने का इस बात से कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो तुरंत ही टेरी आइस से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में होता है। यहाँ पे स्टीव को नैन्सी का ये बदला हुआ बर्ताव देख करके काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही नैन्सी के घर पे चुपके से अंदर आने की कोशिश करता है ताकि वो नैन्सी से बात कर सके। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन जंगल से बच करके अपने कमरे में आ गए थे। वहीं जब स्टीव खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि नैन्सी जोनाथन के साथ में होती है। ये देख करके स्टीव को काफी ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम माइक और डस्टिन को देखते हैं जो कि एल के गायब होने से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो दोनों लूकस के घर पहुंचते हैं। लूकस के घर पहुंचने के बाद माइक उससे माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए, लेकिन यहाँ पे लूकस का कहना होता है कि वो माइक से हाथ मिलाएगा लेकिन अब एल उसके ग्रुप में नहीं रहेगी। अब ये सुन करके माइक इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए एक बार फिर से इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद माइक और डस्टिन वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जो कि जंगल में एकदम अकेली होती है। तभी यहाँ पे एल जंगल से निकल करके पास ही के एक सुपरमार्केट में आती है और कुछ खाने का सामान लेकर के वो तुरंत वहाँ से निकलने लगती है और ये देख करके शॉप का ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे एल काफी ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को रोक देती है। वहीं अगले ही सीन में जॉयस और हॉपर टेरी के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात टेरी की बहन से होती है। और जब वो लोग अंदर आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि टेरी एक व्हील चेयर पे बैठी थी और अब हॉपर को पता चलता है कि टेरी के शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। ये देखने के बाद जॉयस और हॉपर टेरी की बहन से सवाल करते हैं कि उनकी ये हालत कैसे हुई और अब उसका कहना होता है कि टेरी कई सालों पहले किसी इलीगल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जिसमें लैब के लोग टेरी की माइंड को कंट्रोल करने के लिए LSD के हैवी डोज देते थे। वहीं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टेरी को कई घंटों तक आइसोलेशन चैम्बर में रहना पड़ता था और उन्हीं ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। जिसके बाद जॉयस और हॉपर टेरी की बेटी जेन के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर कहाँ है, जो सुन करके अब टेरी की बहन बताती है कि टेरी की कोई भी बेटी नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान ही 7वें महीने में उसका मिसकैरेज हो गया था। लेकिन यहाँ पे टेरी इस बात को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका कहना होता है कि लैब के लोगों ने जानबूझ करके उसकी बेटी को उससे चुरा लिया ताकि वो उसके ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पे टेरी की बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से टेरी को
काफी ज्यादा हेलुसिनेशन होते थे। वहीं अब टेरी की बहन जॉयस और हॉपर को लेकर के एक कमरे में आती है। यहाँ पे वो सभी को बताती है कि टेरी ने ये कमरा जेन के लिए ही रखा है, क्योंकि टेरी का ऐसा मानना है कि जेन एक दिन लौट करके वापस जरूर आएगी। यहाँ पे टेरी सभी को ये भी कहती थी कि उसकी बेटी काफी अलग है और उसके अंदर टेलीकाइनेसिस जैसी सुपर पावर है। अब ये सब कुछ सुन करके जॉयस और हॉपर को काफी ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले ही सीन में हम डस्टिन और माइक को देखते हैं जो कि एल को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लूकस अकेले ही उस दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं डस्टिन और माइक एल को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। वहां पहुंच करके डस्टिन और माइक एल को आवाज लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल उसी जंगल में मौजूद होती है और वो माइक की आवाज सुन जाती है। अब इससे पहले कि माइक और डस्टिन एल तक पहुंच पाते तभी अचानक वहां पर वही लड़के आ जाते हैं जो कि माइक के स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों माइक से अपनी बेइज्जती का बदला लेने आए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे इन सभी लोगों में हाथापाई चल रही थी। तभी एक लड़का जिसके पास चाकू होता है वो डस्टिन को बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो माइक को बोलता है पास ही के झील में कूदने के लिए। अब यहाँ पे माइक के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डस्टिन की जान बचाने के लिए झील की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के का दोस्त ये सब कुछ रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वो लड़का किसी की भी बात नहीं सुनता है और अब माइक देखते ही देखते झील के अंदर कूद जाता है, जो देख करके ये तीनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग झील के किनारे जाते हैं तब वो देखते हैं कि माइक झील में गिरने के बजाय बीच में ही हवा में तैर रहा था। और अब देखते ही देखते माइक बीच झील में से ही वापस आने लगता है और वापस आने के बाद वो देखता है कि एल वहाँ पे आ जाती है, जिसने अपनी टेलीकाइनेसिस की इस्तेमाल करके माइक को बचा लिया था। जिसके बाद एल उन लड़कों को मार करके भगा देती है और अब माइक और डस्टिन एक बार फिर से एल को पा करके बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के लूकस की तरफ मुड़ जाती है, जो कि अब कंपास ले करके उसी हॉकिंस लैब के आसपास घूम रहा था। अब जैसा कि आप लोगों को पता है वो गेट यहीं पे मौजूद था, इसीलिए कंपास का रास्ता उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। अब इससे पहले कि लूकस अंदर जा पाता उसकी नजर डॉक्टर ब्रैनर और उनके लोगों पे पड़ती है, जो कि एल को पकड़ने के लिए वहां से निकल गए थे। अब ये देखने के बाद लूकस भी समझ जाता है कि एल जो भी कह रही थी वो एकदम सच है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में होता है, जो कि अब नैन्सी को जोनाथन के साथ देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के नैन्सी की बेइज्जती करता है, जिसका पता चलने पर नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जब नैन्सी और जोनाथन स्टीव के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पे स्टीव जोनाथन की भी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से जोनाथन अपना आपा खो देता है और स्टीव के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। अब ये लोग लड़ ही रहे थे कि तभी पुलिस आकर के इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम डस्टिन और माइक को देखते हैं जो कि एल को लेकर के वापस से घर वापस आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम डस्टिन और माइक को देखते हैं जो कि एल के साथ बेसमेंट में होते हैं। तभी लूकस वॉकी टॉकी के जरिए इन तीनों को बताता है कि एल को लेके वहां से निकल जाओ, क्योंकि हॉकिंस लैब के लोग 11 को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद डस्टिन तुरंत ही खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पे उसे एक आदमी उनके ऊपर नजर बनाए हुए दिखाई देता है और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ब्रैनर और उनके लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब ये देख करके माइक और डस्टिन एल को लेकर के वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर ब्रैनर की नजर 11 के ऊपर पड़ जाती है और अब वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे डस्टिन और माइक किसी तरीके से 11 को बचाते हुए अपने घर से दूर निकल आते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात लूकस से हो जाती है और अब ये चारों लोग भाग ही रहे थे कि तभी सामने से उन्हें गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी एल अपने पावर का यूज करके उस गाड़ी को हवा में उछाल देती है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है और ये लोग एक बार फिर से बच करके यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम जोनाथन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। तभी वहाँ पे हॉपर आ जाता है। यहाँ पे हॉपर जोनाथन और नैन्सी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी गाड़ी से ढेर सारे हथियार मिले थे, जो हथियार इन लोगों ने उस क्रीचर को पकड़ने के लिए ही खरीदा था। इस बात का पता चलने पर अब जॉयस भी काफी ज्यादा परेशान होती है। अब कोई और रास्ता ना होने पर जोनाथन पूरी बात जॉयस को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस लैब के लोग विल के घर की तलाशी ले रहे थे और अब डॉक्टर ब्रैनर कैरन को बताते हैं कि आपका बेटा खतरे में है। जो बात सुनकर के कैरन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कैरन को माइक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस एल को लेकर के एक सुनसान जगह पे एक खराब पड़ी बस में छुपे होते हैं। तभी अचानक उन्हें कोई हेलीकॉप्टर दिखाई देता है
है जो कि उन्हें ही ढूंढ रहा था। ये देख करके वो चारों लोग तुरंत ही छुप जाते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर के हॉपर की तरफ मुड़ जाती है जो कि अपने पुलिस स्टेशन में होता है। तभी वहाँ पे वही लड़के आ जाते हैं जिन्हें एल ने मार के भगाया था। यहाँ पे उन बच्चों के पेरेंट्स माइक के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते थे, जिसके जरिए अब हॉपर को पता चलता है कि माइक के साथ कोई लड़की है जिसके पास कुछ अजीब से पावर है और उसके जरिए वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। अब ये बात सुन करके हॉपर को सब समझ में आ जाता है, जिसके बाद हॉपर तुरंत ही माइक, डस्टिन और लूकस को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एल उसी के साथ में है। वहीं अगले ही सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो कि जोनाथन से मार खाने के बाद अब उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को छोड़ करके वहां से अकेला ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर, जॉइस, जोनाथन और नैन्सी माइक, डस्टिन और लूकस से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढ रहे थे। तभी जोनाथन सभी लोगों को बताता है कि विल की वॉकी टॉकी के जरिए वो आसानी से माइक से कांटेक्ट कर सकते हैं और अब घर पहुंचने के बाद विल की वॉकी टॉकी के जरिए वो लोग माइक से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे माइक अपनी बहन की आवाज सुन करके काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हॉकिंस लैब के लोग उन्हें बंदी बना करके जबरदस्ती ये कॉल करा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे माइक हॉपर की आवाज सुनता है तब उसे विश्वास हो जाता है और वो अपनी लोकेशन सभी को बता देता है। वहीं अगले ही सीन में हम हॉकिंस लैब के लोगों को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस की नजर कुछ कार पे पड़ती है जो कि हॉकिंस लैब के लोग ही थे और वो सभी लोग इन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुंचते हॉपर यहाँ पे आकर के सभी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये सारे लोग हॉपर के साथ ही चले जाते हैं और अब हॉपर इन सभी लोगों को लेकर के जॉयस के घर पे पहुंच जाता है। यहाँ पे नैन्सी अपने भाई माइक को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और अब पहली बार यहाँ पे जॉयस और जोनाथन की मुलाकात एल से होती है, जिसके बाद जॉयस एल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम एल से बात कर सकती हो, जिसके तुरंत बाद अब एल अपने पावर का यूज करके वॉकी टॉकी के जरिए एल से बात करने की कोशिश करती है, पर अनजान कारण से एल उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। वहीं अपने पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से एल बहुत ज्यादा थक जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और अब एल सभी को बताती है कि अगर वो पानी में रह करके अपनी पावर का यूज करे तो वो आसानी से विल को ढूंढ सकती है। अब यहाँ पे एल सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक के बारे में बात कर रही थी, जिसे हम आइसोलेशन टैंक भी बोलते हैं, जिसका पता चलने पर अब डस्टिन तुरंत ही मिस्टर क्लार्क के पास कॉल लगा करके सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक बनाने के बारे में पूछता है। जो बात सुन करके अब मिस्टर क्लार्क को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो डस्टिन को ये टैंक बनाने के बारे में बता देते हैं और अब डस्टिन सभी लोगों को बताता है कि हमें वो टैंक बनाने के लिए ढेर सारे नमक की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक दरअसल वो प्रक्रिया होती है जिसको बनाने के बाद यहाँ पे एक ऐसा वातावरण बनता है जहाँ पे एक इंसान अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। इस टैंक को बनाने के लिए इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जितना गर्म पानी यूज किया जाता है, साथ ही उसमें सॉल्ट का भी यूज करते हैं और इस टैंक के बनने के बाद इसमें लाइट, साउंड और ग्रेविटी पूरी तरीके से कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान इसमें आराम से अपना ध्यान लगा सकता है। और अब इस टैंक को बनाने के लिए ये लोग तुरंत ही यहाँ से निकल करके अपने स्कूल पहुंच जाते हैं और अब उस टैंक के तैयार होने के बाद एल तैयार होती है अपना ध्यान लगाने के लिए, जिसके तुरंत बाद वो पानी के अंदर लेट करके अपना ध्यान लगाती है और थोड़ी ही देर बाद वो एक घने काले अंधेरे में अपने आप को पाती है। यहाँ पे नैन्सी एल से बारबरा के बारे में पूछती है कि क्या वो जिंदा है और जब एल आगे बढ़ करके एक अजीब जगह पे पहुंचती है तब वो देखती है कि यहाँ पे बारबरा की लाश होती है, जो देख करके अब एल बुरी तरीके से डर के चिल्लाने लगती है और वो सभी को बताती है कि अब बारबरा इस दुनिया में नहीं रही, जो सुन करके अब नैन्सी और वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉयस एल से विल को ढूंढने को बोलती है और जब एल आगे बढ़ती है तब उसे उसी अंधेरे में विल का वही आउट हाउस दिखाई देता है जो कि उसने अपने घर के बाहर बनाया था और जब एल अंदर आती है तो वो देखती है कि विल यहीं पे छुपा होता है। ये देखने के बाद एल और उन सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि विल अभी भी जिंदा है और वो अपसाइड डाउन में इसी कैसल में मौजूद है, जिसके तुरंत बाद अब एल होश में आ जाती है और होश में आने के बाद वो हॉपर और जॉयस को बताती है कि विल को बचाने के लिए उन्हें हॉकिंस लैब के अंदर बने दरवाजे के जरिए जाना होगा। जिस बात का पता चलने पर हॉपर तुरंत ही हॉकिंस के लिए निकलता है, लेकिन अब जॉयस उसे रोकती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है, पर जाहिर तौर पर हॉपर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा था। लेकिन यहाँ पे जॉयस जबरदस्ती करके हॉपर के साथ ही चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी इन लोगों की मदद करने की डिसाइड करते हैं और वो तय करते हैं कि वो लोग उस क्रीचर को मारेंगे जो कि उनके घर में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर और जॉयस
जैसे ही हॉकिंस लैब के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं वहाँ के गार्ड उन्हें बंदी बना लेते हैं। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम पहली बार विल को देखते हैं जो कि उसी कैसल में मौजूद था और थोड़ी ही देर बाद उसे उसी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है जो सुन करके अब विल बुरी तरीके से डर जाता है और तभी अचानक उसके ऊपर उसी क्रीचर का हमला होता है और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम हॉपर और जॉयस को देखते हैं जिन्हें हॉकिंस लैब के लोगों ने बंदी बना लिया था और अब वो लोग एल के बारे में पूछने लगते हैं पर जाहिर तौर पर यहाँ पे वो दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं। यहाँ पे हॉपर हॉकिंस लैब के लोगों को बताता है कि उसे पता है कि वो लोग बच्चों को यहाँ पे जानबूझ करके पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर आ जाता है और वो हॉपर से बातें करता है। यहाँ पे हॉपर डॉक्टर ब्रैनर से बोलता है कि उसे केवल विल को बचाना है और अब ये सुन करके डॉक्टर ब्रैनर हॉपर से एक सौदा करता है जिसमें डॉक्टर ब्रैनर हॉपर और जॉयस को विल को ढूंढने की इजाजत देते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर की ये शर्त होती है कि वो बाहर आने के बाद हॉकिंस लैब के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, जो सुन करके हॉपर भी राजी हो जाता है और अब हॉपर और जॉयस एक साथ मिल करके उसी दरवाजे के अंदर जाने की तैयारी करते हैं और रेडिएशन सूट पहनने के बाद वो लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और अब इनके अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर ने इन्हें धोखा दिया है क्योंकि इनके अंदर जाने के बाद डॉक्टर ब्रैनर अपने लोगों को लेकर के तुरंत ही एल को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने घर में आकर के उन सभी लाइटों को एक बार फिर से फिक्स करते हैं ताकि जब वो क्रीचर यहाँ पे आए तो लाइट के जरिए उन्हें पता चल जाए। यहाँ पे जोनाथन उस क्रीचर को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा फंदा लगा देता है जिसके बाद वो लोग बैठ करके क्रीचर के आने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉयस और हॉपर को देखते हैं जो कि विल को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिसकी वजह से हॉपर और जॉयस को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। और अब डर की वजह से यहाँ पे हॉपर को बार बार अपने वाइफ और बेटी की विजन आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस को ये पता चल जाता है कि जोनाथन और नैन्सी उस क्रीचर को मारने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन क्रीचर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे स्टीव आ जाता है और वो नैन्सी को बोलता है कि वो केवल यहाँ पे उससे माफी मांगने आया है। लेकिन यहाँ पे नैन्सी उसे अंदर आने के बजाय वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा था। लेकिन अब स्टीव जोनाथन के घर पे नैन्सी को देख करके तुरंत अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वहाँ की हालत देख करके उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब जोनाथन तुरंत ही स्टीव को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे स्टीव किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पे ये लोग लड़ ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ की लाइट फ्लिकर करने लगती है और ये देख करके वो दोनों तुरंत ही चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टीव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और तभी अचानक वही क्रीचर घर की छत को फाड़ करके वहाँ से बाहर आता है। यहाँ पे स्टीव ये सब कुछ देख करके बहुत ज्यादा हैरान था। अब नैन्सी उसके ऊपर तुरंत ही गोली चलाती है पर उसके ऊपर गोली का कोई भी असर नहीं होता है और वो क्रीचर तुरंत ही इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और अब ये लोग अपनी जान बचा करके अपने कमरे में आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस क्रीचर की आवाज आनी बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव ये सब कुछ देख करके अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर रहा था। तभी नैन्सी और जोनाथन उसे बोलते हैं यहाँ से जाने के लिए, जिसके बाद स्टीव अपनी गाड़ी में बैठ करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर फिर से घर के अंदर पड़ती है जहाँ पे लाइट से एक बार फिर से फ्लिकर कर रही थी, यानी कि वो क्रीचर वहाँ पे फिर से आ गया था और वापस आने के बाद वो क्रीचर तुरंत ही जोनाथन को पकड़ करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक स्टीव फिर से आकर के जोनाथन को बचा लेता है। वहीं जब वो क्रीचर उसी फंदे में फंसता है तब मौके का फायदा उठा करके स्टीव उसके ऊपर लाइटर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर वहीं जल करके मारा जाता है। और इस क्रीचर के मरने की वजह से अपसाइड डाउन में जहाँ पर जॉयस और हॉपर मौजूद है वहाँ पर भी इसका असर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर विल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे और इस बात का पता जोनाथन, नैन्सी और स्टीव को लगता है क्योंकि वहाँ पे लाइट्स उन्हें उन्हीं रास्तों की तरफ ले जा रहे थे। वहीं अगले ही सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि एल के साथ में थे। तभी अचानक हॉकिंस लैब के लोग उनके पास आ जाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि हॉकिंस लैब के लोग उन्हें पकड़ पाते तभी एल अपने पावर का यूज करके वहाँ पे सभी को मार देती है, जिसकी वजह से अब वो खुद भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद माइक, डस्टिन और लूकस तुरंत ही उसे लेकर के एक कमरे में आ जाते हैं। लेकिन ब्रैनर के लोग थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आकर के माइक, डस्टिन और लूकस को पकड़ लेते हैं और ब्रैनर 11 को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के मरने की वजह से वहाँ पे ढेर सारा खून फैल जाता है, जिसकी वजह से वही क्रीचर
क्रीचर अपसाइड डाउन से बाहर निकल करके उनकी दुनिया में आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस तरीके के क्रीचर एक नहीं बल्कि ज्यादा हैं। वहीं अगले ही सीन में हम जॉयस और हॉपर को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन के अंदर विल को ढूंढ रहे थे और वहाँ का नजारा काफी ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ हमें वही अजीब टेंटिकल्स दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ पे हॉपर और जॉयस को एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जो कि देखने में एक अजीब से घोंसले जैसा था और वहीं पर उसे बारबरा की लाश दिखती है। और अब जैसे ही जॉयस और हॉपर वहां पे अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि विल वहीं पे मौजूद होता है जिसके मुंह के अंदर वही टेंटिकल्स घुस चुके थे। अब ये देख करके हॉपर को तुरंत ही उसके विजन आने लगते हैं जहां पर वो अपनी बेटी को देखता है जो कि कैंसर की वजह से हॉस्पिटल में होती है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉपर को अब बुरी तरीके से डर लग रहा था लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और विल की जान बचा लेता है। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि विल की सांस नहीं चल रही थी और ये देख करके जॉयस अब बुरी तरीके से रोने लगती है। लेकिन यहाँ पे हॉपर हार नहीं मानता है और वो विल के सीने पे तेजी से प्रेस करने लगता है जिसकी वजह से अचानक से ही विल की धड़कनें शुरू हो जाती हैं और उसकी जान बच जाती है और हॉपर और जॉयस उसे लेकर के अपसाइड डाउन से निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि डॉक्टर ब्रैनर से किसी तरीके से एल को छुड़ा लेते हैं और उसे लेकर के एक कमरे में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एल अभी भी बेहोश होती है। ये लोग उसे जगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वही क्रीचर यहाँ पे आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पे लूकस गुलेल के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस क्रीचर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब लूकस अपनी गुलेल को पूरी ताकत से चलाता है वो क्रीचर अचानक से ही दीवार पे जाके टकरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि एल अब होश में आ चुकी थी और उसी ने अपने पावर से इस क्रीचर को मारा था। अब होश में आने के बाद एल काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उस क्रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पे माइक ये सब कुछ देख करके एल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गुस्से में एल माइक को भी पीछे हटा देती है और अब एल माइक और उसके दोस्तों को आखिरी अलविदा बोल करके उस क्रीचर के ऊपर पूरी ताकत से हमला करती है जिसकी वजह से वो क्रीचर तो मर जाता है पर उसके मरने के बाद माइक और वो लोग नोटिस करते हैं कि एल भी वहाँ पे नहीं होती है जो देख करके अब माइक बुरी तरीके से रोने लगता है और एल को आवाज लगाता है पर उसे एल कहीं भी दिखाई नहीं देती है जो देख करके अब इन लोगों को लगता है कि शायद एल अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम माइक के माता पिता को देखते हैं जो कि अब माइक को वापस पा करके काफी ज्यादा खुश थे। वहीं रेस्क्यू टीम यहाँ पे आकर के सब कुछ संभाल लेती है। वहीं अगले ही सीन में हम विल को देखते हैं जो कि अब हॉस्पिटल में होता है और जॉयस और जॉनथन उससे बातें कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद विल, डस्टिन और माइक वहाँ पे पहुंच जाते हैं जो कि विल से मिल करके अब बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं अगले ही सीन में हम जॉनथन और नैन्सी को देखते हैं जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके थे और इस बात का पता अब स्टीव को भी चल गया था लेकिन उसको इस चीज से कोई भी ऐतराज नहीं था क्योंकि अब स्टीव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दोस्ती अब जॉनथन से हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि अब जंगल के अंदर एक छोटे से बॉक्स में एक वॉफल्स का टुकड़ा रखता है जो कि एल को श्रद्धांजलि देने के लिए था। वहीं अगले ही सीन में हम माइक, डस्टिन, लूकस और विल को एक साथ खेलते हुए देखते हैं जिसके बाद विल अब अपने घर लौट जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम विल को अपने घर में देखते हैं जो कि अपने घर के बाथरूम में था। तभी अचानक विल को वॉमिटिंग महसूस होती है और जैसे ही वो वॉमिटिंग करता है उसके मुंह के अंदर से कोई अजीब सा जीव निकल करके सिंक के अंदर चला जाता है और तभी अचानक विल को एक बार फिर से अपसाइड डाउन की झलक दिखाई देती है जो देख करके विल बहुत ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों सीजन 1 के एंड होने के बाद आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे जैसे कि हॉकिंस सिटी में आखिर चल क्या रहा है, वहीं लैब के अंदर वो दरवाजा कहां से आया और उसे किसने खोला। वहीं दूसरी तरफ हमें अभी तक ये नहीं दिखाया गया कि एल अभी जिंदा है या नहीं और अभी तक हमें अपसाइड डाउन के बारे में भी ज्यादा पता नहीं चला है जिसके बारे में हमें इसके सीजन 2 में जरूर पता चलेगा जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वहीं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं बहुत ही जल्द सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में बस ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।